मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जी हां, भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शानदार आयाम पर, जिसका नाम है संवैधानिक इतिहास पार्ट 2। और संवैधानिक इतिहास पार्ट 2 में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे और इसका अंतिम पार्ट है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हम लोगों ने संवैधानिक इतिहास का पहला पार्ट पढ़ा था, जी हाँ, जिसमें 1853 तक के जो चार्टर एक्ट थे वहां तक की बातें हम लोगों की हो गई थी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, उस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम कुछ लोग बातें करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। आप जानते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति हुई। जी हाँ, इस क्रांति का अलग अलग क्षेत्रों पर प्रभाव रहा और इसमें जो अहम भूमिका रही मंगल पांडे जी की रही। उन्होंने चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से खींचने से जब मना किया तो दोस्तों यह धीरे धीरे सैनिक विद्रोह बना और सैनिक विद्रोह के बाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं से तात्या टोपे नाना साहब मतलब आए सामने निकल करके, कहीं से झांसी की रानी आई। आप मध्य प्रदेश में झांसी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में झांसी है। जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों। तो जी हाँ, झांसी से नहीं, रानी लक्ष्मीबाई आती हैं। क्या बात है, सही बात है। तो दोस्तों, उसके बाद लखनऊ से नहीं आती हैं। जी हाँ दोस्तों, हजरत बेगम साहब का नाम सुने होंगे, लियाकत अली जी आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह अलग अलग पार्टों से लड़ा जाता है। उस समय मुगल बादशाह जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर को बाद में क्या किया जाता है दोस्तों, पकड़ करके रंगून भेज दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, यह जो क्रांति थी वह शांत हो जाती है और अंततः 1857 की क्रांति थी वो अंग्रेजों के अंदर भय उत्पन्न कर देती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि दोस्तों अब कभी भी अगर दोबारा ऐसा होगा तो नो डाउट क्या है कि जो ब्रिटिश यहाँ से इतना लाभ प्राप्त कर रहे हैं वह समाप्त हो जाएगा नहीं। उस समय जो नेतृत्व कर रहा था कंपनी का, वह लॉर्ड कैनिंग था। उस समय का भारत का गवर्नर जनरल बैठा बना था लॉर्ड कैनिंग। अब क्या होता है दोस्तों, यही सारी बातें हमको बस थोड़ा सा बाकी हिस्ट्री में सर अपना बताएंगे। जो हमको बताना था बस इतना सा पार्ट है। अब हम आपको ले चल रहे हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम में। कौन सा भैया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम क्या है दोस्तों? यह अधिनियम आपको पता होना चाहिए। 1858 का भारत शासन अधिनियम जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, इस अधिनियम के आने से पहले 1 नवंबर आपको जानना चाहिए, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश महारानी, जो ब्रिटिश की महारानी थी, जी हाँ, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। तो ब्रिटिश महारानी की क्या होती है दोस्तों, ब्रिटिश महारानी का घोषणा पत्र, महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। किसका? महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। और जो यह घोषणा पत्र है, जो यह क्या है, घोषणा पत्र है, वह आपको पता होना चाहिए कहाँ पढ़ा जाता है? इलाहाबाद दरबार में, इलाहाबाद दरबार में पढ़ा जाता है। और इसमें लिखा क्या था? इसमें यह लिखा था कि जो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, अब उसके शासन को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। और महारानी डायरेक्ट क्या है, भारत का शासन अपने हाथ में लेंगी। महारानी क्या है, डायरेक्ट भारत का शासन अपने हाथ में लेंगी। इस तरह की बातें यहाँ से निकल करके आती है दोस्तों। तो आगे देखते हैं बातें क्या होती हैं। 1858 की अधिनियम की जो विशेषताएं थी उनको देख लेते हैं। तो विशेषता नंबर 1 आपको पता होना चाहिए, ईस्ट इंडिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर, शासन समाप्त कर
महारानी, ठीक है, समाप्त कर ब्रिटिश ताज अब सीधे शासन करेगा, ठीक है, सीधे शासन करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, इसी अधिनियम के तहत, जी हाँ दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत भारत के, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर या उसके स्थान पर नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है, भारत का वायसराय कर दिया गया। तो इस तरह की बातें भी हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, कर दिया गया, जी हाँ दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे भैया, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, इसी के साथ लगा देता हूँ, तथा प्रथम वायसराय जो थे वह कौन थे, तथा प्रथम वायसराय जो थे वह कौन थे भैया, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जी थे, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगला क्या है, इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, बोर्ड ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स, याद रखिएगा, डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स और, ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब जो हमारे देश के अंदर नियंत्रक मंडल और संचालक मंडल जो काम कर रहे थे, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, वैसे ये दोनों भी समाप्त हो जाते हैं। ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की, ठीक है, भारत की शासन व्यवस्था को, ठीक है, शासन व्यवस्था को ठीक है, शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक 15 सदस्यीय, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, क्या किया जाता है, भारत परिषद का स्थापना की जाती है। एक 15 सदस्यीय क्या की जाती है दोस्तों, क्या किया जाता है, और जो आप कहानी क्या है, 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया जाता है। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है, जिसे भारत परिषद भी कह सकते हो। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, याद रखिएगा। जिसके, ठीक है, जिसके, याद रखना दोस्तों, अध्यक्ष
भारत सचिव, जिसके अध्यक्ष भारत सचिव या भारत मंत्री भी लिखा रहता है कहाँ कहीं पर, तो भारत मंत्री होगा। ठीक है, भारत मंत्री होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो यह भारत सचिव होगा, यह जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होगी ना, उसका सदस्य होगा। और यह कहाँ बैठेगा दोस्तों, तो लंदन में बैठेगा। कहाँ बैठेगा, लंदन में बैठेगा। और जो गवर्नर जनरल है वह इसकी के प्रति उत्तरदायी होगा। जो गवर्नर जनरल है वह इसी के प्रति उत्तरदायी है। और जो यह भारत सचिव है यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति अर्थात महारानी के प्रति उत्तरदायी था। तो इस तरह दोस्तों यह पूरा पार्ट नजर आता है, ध्यान देने वाली बातें थी। तो यहाँ से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बहुत सुंदर ही व्यवस्था थी। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। फिर नोट करते जाइएगा ताकि आपको अच्छा रहे, याद रखने वाली बातें हैं। आगे ये न रहे कि नहीं पता था दोस्तों, सर हमको बताए नहीं और हम जल्दी जल्दी में कुछ नोट भी नहीं कर पाए। तो यहाँ से देखे होंगे कि अर्थात अब एक भारतीय परिषद का गठन हो गया जो 15 सदस्यीय है दोस्तों, जिसका अध्यक्ष क्या कहलाएगा, भारत सचिव या भारत मंत्री कहलाएगा। आगे चलते हैं। तो इस तरह ये था दोस्तों 1858 का अधिनियम। आगे क्या है दोस्तों, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या है महत्वपूर्ण, इसमें आपको समझना चाहिए था दोस्तों। ये बातें नोट करने की है कि 1861 के यानी भारत परिषद अधिनियम के तहत ही क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो बहुत सुंदर बात है। 1862 ईस्वी में हाई कोर्ट की स्थापना होती है, उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। याद रखना, उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। उच्च न्यायालयों की क्या होती है, स्थापना होती है। अब देखिए जब उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है कब, 1862 में, तो सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय आते हैं। कौन कौन आता है दोस्तों, कलकत्ता आता है, ठीक है, बम्बई आता है और साथ ही साथ आपका मद्रास आता है। साथ ही साथ आपका क्या आता है, मद्रास आता है। ये याद रखने वाली बातें हैं 1862 में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1862 के अधिनियम से ही, 1862 के भारत परिषद अधिनियम से ही अध्यादेश जो गवर्नर जनरल को प्राप्त था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, कि शक्ति प्राप्त हुई थी। याद रखने वाली बातें हैं। तब कब, 1800, याद रखना दोस्तों, किसमें, 61 के ना, 1861 के अधिनियम से ही अध्यादेश जारी करने की क्या हुई थी दोस्तों, शक्ति प्राप्त हुई थी। तो इस तरह आप जान सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या था, आपको पता होना चाहिए था कि जो अर्थात गवर्नर जनरल, जिसे वायसराय भी कह सकते हो, वायसराय की कार्यकारिणी थी। वहीं पर जो केंद्रीय विधान परिषद था, याद रखिएगा दोस्तों, उसमें 3 सदस्य नियुक्त हुए थे। पटियाला के राजा, जी हाँ दोस्तों आपने उनका नाम सुना होगा, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह थे। बनारस के ही, जी हाँ, राजा देव नारायण थे। और साथ ही साथ आपका सर दिनकर राव जी थे। इसी में नहीं, याद रखिएगा, नहीं, इसी नियम के तहत ही था जो केंद्रीय परिषद थी, उसमें सदस्य नियुक्त हुए थे भारतीय केंद्रीय परिषद में। ठीक है, परिषद में कौन कौन दोस्तों,
पटियाला के राजा, ठीक है, पटियाला के राजा थे। पटियाला के राजा कौन थे? नरेंद्र सिंह जी थे, ठीक है। नरेंद्र सिंह जी का नाम याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र सिंह जी थे। बनारस के भी राजा थे, ऐसा बातें नहीं है ना। बनारस के राजा का नाम क्या था दोस्तों? अगर आपको पता हो तो जल्दी से बताइएगा। देवनारायण, जी हाँ दोस्तों, देवनारायण सिंह। जी हाँ दोस्तों, देवनारायण सिंह जी थे। और आपको सर दिनकर राव जी थे। कौन थे? सर दिनकर, ठीक है, दिनकर राव भी थे। यहाँ से भी प्रश्न अगर बनता है तो इसको हो नोट जरूर करिएगा। आगे की बातें करेंगे दोस्तों। अब किस पर चलते हैं? 1892 के नी, जी हाँ दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम पर। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, याद रखने वाली बातें, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892। अब देखिए दोस्तों, 1892 का भारत परिषद अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए था कि ये बहुत शानदार बात क्या है कि जो बजट था, ठीक है, बजट पर याद रखिएगा, बजट पर पहले बहस करने का अर्थात अधिकार नहीं मिला था, लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार जो है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसी से प्राप्त हुआ था। पूरक प्रश्न, ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार यहीं से प्राप्त हुआ था। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी आप ध्यान दे सकते हैं कि यह भी बहुत सुंदर बातों में से एक है। अब चलते हैं दोस्तों आपको बताने 1909 कहानी, जो बहुत शानदार है आपके लिए जानने के लिए, वह सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, 1909 का अधिनियम, ठीक है, 1909 का अधिनियम। अब ये क्या है दोस्तों? 1909 का अधिनियम, वह आप खुद ही समझ सकते हो। 1909 का अधिनियम जो है अपने आप में किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसी को मार्ले, ठीक है, मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अब देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ये बात तो ठीक है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों कौन थे मार्ले? मार्ले भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव जो थे, जो कहा था ना भारत मंत्री या भारत सचिव, जो लंदन में बैठे थे, ये थे। और लॉर्ड मिंटो सेकंड इनका पूरा नाम था, ये थे भारत के वायसराय, ठीक है, कौन थे? वायसराय थे। तो इसलिए दोस्तों यह भारत में थे, यहाँ से भी समझने वाली बातें हैं। आइए दोस्तों समझते हैं आगे इसी अधिनियम की विशेषता क्या है। इस अधिनियम की विशेषता सबसे जो महत्वपूर्ण है, सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। यहाँ से क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले जो याद रखना सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली मिली थी, वह इस्लाम धर्म के मुस्लिम भाइयों को मिली थी। किसको मिली थी? मुस्लिम भाइयों को मिली थी, याद रखना, मुस्लिम भाइयों को, ठीक है, मुस्लिम भाइयों को मिली थी। इसको ध्यान देना चाहिए था आपको। अब देखिए दोस्तों, सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई वह किसके समय में हुई? तो लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में हुई। ध्यान से समझिए, लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में हुई। किसके समय में हुई? लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में हुई। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को, इसीलिए क्या है, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? इसीलिए लॉर्ड मिंटो सेकंड को भारत में, ठीक है, भारत में निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। निर्वाचन प्रणाली का
प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी बातें ध्यान से समझ सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि यह कितनी सुंदर बातें हैं, इनको नोट करते जाइएगा। सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है किसे? लॉर्ड मिंटो सेकेंड को। अब देखिए दोस्तों, आगे की बातें समझते हैं। सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली का 2 बार विस्तार हुआ। प्रथम बार जो विस्तार हुआ वह 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। अब देखिए दोस्तों, पहली बार विस्तार सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली में पहली बार विस्तार। ध्यान समझिए, प्रश्न बन सकता है आने वाले विगत प्रश्नों में। जी हाँ दोस्तों, पहली बार किसको किसको दिया गया? तो पंजाब के सिखों को दिया गया। किसको दिया गया? पंजाब के सिखों को मिला यह निर्वाचन प्रणाली का। अर्थात ये क्या थी सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली? अगर आपके मन में प्रश्न आ जाए तो कहने का मतलब जिसे यह अधिकार मिलेगा उसी के लोग खड़े होंगे, उसी के लोग मतदान देंगे और उसी के लोग विजयी होंगे। आपको समझ में आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, एक तरह से आरक्षण या छूट कह सकते हो। और दूसरा किसे मिला? पहली बार पंजाब हो गए, पंजाब के सिक्के हो गया। दूसरा कौन है दोस्तों? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीयों को अर्थात यह अधिकार मिला था। किसको? आंग्ल भारतीयों को मिला था। तीसरा कौन था दोस्तों? तो जो ईसाई थे, याद रखना, ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को मिला था। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को, जी हाँ दोस्तों, मानने वाले लोगों को मिला था। जी हाँ, और तीसरा जो मिला था दोस्तों, मतलब चौथा जो मिला था वह मिला था आपके यूरोपियों को। वो किसको मिला था? यूरोपियों को। अच्छा, यूरोपी तो ईसाई धर्म को मानते ही मानते थे, तो ये ईसाई धर्म मतलब भारत के जो लोग ईसाई धर्म को मानते थे उनकी बातें की गई थी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। फिर सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली में दूसरी बार कब विस्तार होता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होता है। और इस बार महिलाओं को मिलता है सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली के विस्तार में। महिलाओं को, जी हाँ दोस्तों, दलितों को, ठीक है, दलितों को, और किसको मिलता है? मजदूरों को। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बहुत ही शानदार आ रहा है दोस्तों। देखिए क्या है, मतलब जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में, जी हाँ दोस्तों, कारिणी में पहली बार, ठीक है, पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार कोई भारतीय सदस्य बना था। पहली बार, जी हाँ दोस्तों, भारतीय, ठीक है, भारतीय सदस्य, जी हाँ दोस्तों, सदस्य पद धारण किया था, पद धारण किया था, धारण किया था। अब ये कौन थे दोस्तों? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी थे। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देख लीजिए, सत्येंद्र नाथ सिन्हा ये क्या थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी तो ये विधि सदस्य बने थे। याद रखिएगा, क्या बने थे? विधि सदस्य बने थे दोस्तों। तो यहाँ से भी प्रश्न बने तो इसको आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, 1919 क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसे मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्स, जी हाँ दोस्तों, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, सुधार के नाम से जाना जाता है। जो मॉन्टेग्यू थे यह भारतीय सचिव थे। कौन थे दोस्तों?
भारतीय सचिव थे जो लंदन में बैठते थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वह वायसराय थे। वह क्या थे दोस्तों? वायसराय थे। तो यहाँ से भी प्रश्न अगर आता है तो इसको भी आसानी से आप दे सकते हैं, इसे भी आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह आपके लिए यह भी बात जरूरी थी, समझने की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी भारत शासन अधिनियम में बहुत कुछ बातें हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और बातें बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे क्या है, पहली बात, ठीक है, 1919 पे बातें हो रही हैं, बहुत शानदार है, ठीक है। पहली बात, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना, ये स्थापना होती है प्रांतों में। जी हाँ, और ये समाप्त कब होती है, स्वायत्तता कब मिलती है इनको, प्रांतों को? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन लगा तो इसके लिए आरक्षित विषय बांट दिए गए, ठीक है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है। हस्तांतरित विषय दो तरह के बांटे गए। आरक्षित विषय जैसे दोस्तों याद रखना, जैसे आपका पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, वित्त हो गया, ऐसे विषय जहां से मतलब दोस्तों क्या है, अर्थात लाभ ही लाभ है, उनको अपने पास कौन रखा, अर्थात वायसराय ने रखा, अपने पास रख लिए। ऐसे विषयों को क्या किया, वायसराय ने अपने पास रख लिया। और जहां पर खर्चा था, जैसे क्या था, कृषि थी, याद रखिएगा, जैसे कृषि थी तो कृषि को दे दिया, याद रखना। राजस्व संबंधी मतलब यहाँ मामले भी लिखोगे, राजस्व भी, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ऐसे विषयों को क्या किया उन्होंने, जो भारतीय सदस्य थे या सदस्य थे उनमें क्या किया, वितरित कर दिया। तो दोस्तों सारा चीज तो आप अपने पास रख लिए हो, पैसा धन दौलत तो आपके पास आरक्षित है, बाकी आप ले जाइए, दिक्कत क्या है। और जो आपके पास शिक्षा है, कृषि है, स्वास्थ्य है, वह सब क्या कर दिए, दे दिए। यहाँ तक कि न्याय भी आप अपने पास रख लिए। तो इस तरह दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन कहाँ से आता है, तो प्रांतों में द्वैध शासन यहीं से आता है, ये जानना आपके लिए जरूरी था। अब आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। दूसरा, ये पहला मतलब प्रांतों में द्वैध शासन, भारत शासन अधिनियम 1919 की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों, दूसरी विशेषता यह है कि दोस्तों इसी अधिनियम में क्या आया था, अर्थात उत्तरदायी शासन व्यवस्था आई थी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था आई थी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था को अपनाया गया था, व्यवस्था की बात की गई थी, ठीक है, बात की गई थी या प्रावधान था, बात की गई थी या प्रावधान था, या क्या था भैया, या प्रावधान था, ठीक है, या प्रावधान था। अब देखिए दोस्तों उत्तरदायी शासन व्यवस्था आखिर आई कहाँ से, यहाँ से समझिए दोस्तों, ये था महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में नहीं, आपको पता होना चाहिए। और ये है मद्रास, दो मैंने स्थान लिया जो बहुत महत्वपूर्ण है। 1916 ईस्वी में अगर आपको याद हो तो क्या हुआ था दोस्तों, अर्थात है स्वदेशी आंदोलन चला था। पहली बार देश के जनता ने भाग लिया था स्वदेशी आंदोलन में, जिसे होम रूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आंदोलन, जहां महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे कौन दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी। गणेश उत्सव याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो वहीं मद्रास से एनी बेसेंट, उत्तरी आयरलैंड की लेडी हैं एनी बेसेंट जी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से नेतृत्व कर रही थी, दोनों लोग नेतृत्व किए। ये 1917 है, अभी इस पर मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऊपर 1919 में क्यों आया उत्तरदायी शासन व्यवस्था, इसलिए बातें हो रही हैं। 1916 में जब क्या हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन उठने लगा मद्रास और महाराष्ट्र के मुंबई वाले क्षेत्रों से, जब जनता आवाज उठाने लगी, तब दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र में, जी हाँ, जो बाल गंगाधर तिलक
नेतृत्व कर रहे थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे हम लेकर रहेंगे, जो नारा था दोस्तों याद रखना। इसी कारण बाल गंगाधर तिलक को सर, ठीक है, सर वैलेंटाइन सिरोल नाम है इनका, वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कह दिया दोस्तों, सिरोल, ठीक है, ये बहुत बड़े पत्रकार थे। सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा भारत में अशांति का जनक, भारत में अशांति का जनक। याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत बार आता है, अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। किसने कहा था, तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि जी हाँ दोस्तों यह स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किए थे और नारा हमने आपको बता ही दिया। इधर मद्रास से भी क्या कर रही थी, एनी बेसेंट कर रही थे। तो जब सिरोल ने क्या किया, भारत में अशांति का जनक कह दिया और बाल गंगाधर तिलक पर एक बहुत बड़ी क्या हुई दोस्तों, इस तरह की छाप पड़ी, तब बाल गंगाधर तिलक याद रखिएगा मानहानि का, जी हाँ दोस्तों, मानहानि का केस दर्ज करने के लिए लंदन पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, लंदन पहुंचते हैं। इधर एनी बेसेंट को क्या करते हैं, जो मॉन्टेग्यू रहते हैं वह भी लंदन में बुला लेते हैं। जब लंदन में बुला लेते हैं तो 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को ने मॉन्टेग्यू एनी बेसेंट समझौता होता है। नोट कर लीजिएगा, मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट समझौता, ठीक है, समझौता। जब यह समझौता होता है दोस्तों तब उसमें कहते हैं मॉन्टेग्यू इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी अगली सरकार आएगी वो उसमें उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जी हाँ दोस्तों, प्रावधान रहेगा। कहने का मतलब जो भी अगला कानून बनेगा उसे हम संसद से, जी हाँ, पारित करवाएंगे उत्तरदायी शासन व्यवस्था के बारे में। क्योंकि सब लोग बोले कि भाई जो आपकी शासन व्यवस्था है वह क्या है, निरंकुशता की भावना दिखाती है। उनमें कहने का मतलब तानाशाही व्यवस्था है, कोई पूछे तो बताते नहीं है, जी हाँ कानून आपका गलत है। तो इस तरह तब कहा कि ठीक है हम उत्तरदायी शासन व्यवस्था का प्रारंभ करेंगे। और जब 1919 का अधिनियम आता है तो इसी के तहत उत्तरदायी शासन व्यवस्था का क्या किया जाता है, प्रावधान किया जाता है। अगला बातें देखिए, दो विशेषता हो गई ना, अब तीसरी विशेषता दिखाइए। इसी, ठीक है, इसी अधिनियम में, ठीक है, इसी अधिनियम में, ठीक है, यह प्रावधान किया गया था। इसी अधिनियम के तहत, ऐसे लिखिए, इसी अधिनियम के तहत, ठीक है ना दोस्तों, 1919 ईस्वी के, जी हाँ दोस्तों, अधिनियम के तहत एक जी हाँ दोस्तों, क्या, अर्थात एक लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, आयोग की स्थापना की गई। जब लोक सेवा आयोग आया, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन आया है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी आता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब पहली बार इसका रिजल्ट आया तो देखा गया कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी जो प्रभुत्वता थी वो ज़्यादा थी दोस्तों। कहने का मतलब भ्रष्टाचार हुआ। तब क्या होता है, इसकी जांच के लिए, किसकी, पीएससी की, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की जांच करने के लिए, ध्यान से देखते जाइएगा, जांच करने के लिए ली आयोग बनता है। जब ली आयोग ने जांच किया, ठीक है ना दोस्तों, तो गलत पाया, तब ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को, 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, स्थापना की जाती है, ठीक है। एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है और इसके अध्यक्ष, ठीक है, इसके अध्यक्ष
अध्यक्ष सर रोस बारकर, ठीक है, सर रोस बारकर को बनाया जाता है, ठीक है, बारकर होते हैं। ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आया। यही प्रश्न आता है कि भारत के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1926 में हुई। कब हुई? 1926 में हुई, जिसके अध्यक्ष सर रोस बारकर थे। अब देखिए दोस्तों, इसी लोक सेवा आयोग का नाम भारत शासन अधिनियम 1935 में बदलकर, ठीक है, बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? संघीय लोक सेवा आयोग पड़ता है, याद रखना, संघीय लोक सेवा आयोग होता है। यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ जब हमारा देश आज़ाद होता है और हमारे देश का संविधान बन करके पूर्ण रूप से अस्तित्व में आता है, तो 1950 से फिर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होती। संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, याद रखिए, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। आयोग की स्थापना होती है। स्थापना होती है कब होती है? जी हाँ दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है? यूपीएससी कहा जाता है, जो वर्तमान में कार्यरत है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यह कितने महत्वपूर्ण बातें थी ना, ये कितनी महत्वपूर्ण है, सुंदर बातें हैं। तो इनको सबको अगर आप नोट कर लेते हैं तो नो डाउट मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं में क्या होगा दोस्तों, आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, जान लीजिए। तो यहाँ नोट कर लीजिए इसको। अगला बातें करेंगे तो लोक सेवा आयोग की स्थापना हमने करा दिया। अब देखिए दोस्तों, आगे की बातें समझते हैं। आगे बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, आप कहानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन सा? याद रखिएगा, कहानी एक बड़ा सा मुद्दा है। हाँ, याद रखिएगा, किसका? हाँ, जी हाँ दोस्तों, इसी अधिनियम में, ठीक है, इसी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का क्या किया जाएगा दोस्तों? आयोग का गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा भैया? समीक्षा के लिए आएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, यह आपको बता दे 1927 में गठित हो जाता है। 10 वर्ष बाद जो कहा था, अगर 1919 में अधिनियम आया, 10 वर्ष बाद तो 1929 होता है। लेकिन 10 वर्ष बाद ही, पहले ही, मतलब 2 साल पहले ही गठित हो जाता है। और इसका क्या था दोस्तों, जो वहाँ पर, जी हाँ, कंजर्वेटिव पार्टी थी, जो उसकी सरकार थी, याद रखना, कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसकी सरकार थी। लिबरल पार्टी आना चाहती थी, याद रखिएगा, लेबर पार्टी, याद रखिएगा, लिबरल पार्टी आना चाहती थी। और यह भारत के प्रति इसकी उदार नीति नहीं थी। और ये जानता था कि आने वाले समय में चुनाव होने वाला, और चुनाव होगा तो इसकी सरकार बन सकती है। अगर बनेगी तो हमारा पूरा, जी हाँ दोस्तों, एकदम भारत के प्रति जो एक रुख दिखता है वह पूरा का पूरा खुला हो जाएगा। तो इसलिए इसने 2 साल पहले ही कर दिया। अब देखिए दोस्तों, 1927 में आयोग का गठन होता है, जिसका नाम है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। अब जब साइमन कमीशन का होता है तो यह कुल 7 सदस्यीय होता है। कितना? 7 सदस्यीय होता है। और यह 7 सदस्य आपके कितने थे दोस्तों? 7 अंग्रेज थे। और जब 7 अंग्रेज थे तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसको श्वेत आयोग कहा गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया? श्वेत आयोग कहा गया। अब देखिए, जब श्वेत आयोग भारत पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। कब? 3 फरवरी 1928 को। और ये अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है दोस्तों, वहाँ पर ये प्रश्न आ चुका है। जो अभी हाल ही में बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ से
प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा नहीं। तो 3 फरवरी 1928 को जब यह पहुंचता है श्वेत आयोग, तो इसका बहुत बड़ा विरोध होता है, यही आंसर होगा वहां पर। 3 फरवरी 1928 का बहुत बड़ा विरोध होता है। कहां पहुंचता है? सबसे पहले महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में नहीं। और यह अपनी रिपोर्ट कब देता है? तो 1930 में देता है। जब यह अपनी रिपोर्ट देता है दोस्तों, तो भारत की एक भी, याद रखना दोस्तों, आपको नहीं बातें मतलब पक्ष में थी ही नहीं, सब विपक्ष में थी। इसलिए दोस्तों तब महात्मा गांधी जी, तब क्या थे? महात्मा गांधी जी, आपको पता होना चाहिए, इसका जमकर के नहीं क्या किया दोस्तों? विरोध किया। जमकर के क्या किया? विरोध किया। और यहीं से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहीं से क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी बातें देख सकते हैं। और जब यह आया था 3 फरवरी 1928 को, तो लाला लाजपत राय जी, जी हाँ दोस्तों, इसी में चोटिल हुई थे और इन्हीं में मृत्यु हुई थी पुलिस की लाठीचार्ज होने पर। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये बहुत सुंदर मौका था ना, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। बहुत शानदार बातें हम करते हैं एक एक करके, बस आपका स्नेह और प्यार बना रहे। हम लगातार हर एक बातों पर चर्चा करना चाहते हैं और आने वाली 1 दिवसीय परीक्षाओं में बहुत शानदार तरीके से आप एकदम अच्छे से तैयारी करें तो अच्छा रहेगा ना, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों ये भी आप लोगों ने समझा। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है? जो यह अधिनियम था, ठीक है ना, हमने तो बताया था इसी अधिनियम के तहत क्या होता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जो सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली होती है उसमें विस्तार होता है। और सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली इस बार 4 क्षेत्रों में मिलती है। जी हाँ, पंजाब के सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को और साथ ही साथ आपको नहीं, यूरोपियों को नहीं। तो इस तरह ये बातें आपको समझना चाहिए था। आगे देखिए दोस्तों, आगे की बातें भी बहुत शानदार है। आगे की बातें क्या है शानदार? जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। ये प्रश्न आया है, याद रखिएगा, लागू हुआ था, ठीक है। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि जो सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली थी, इसको लॉर्ड जो मिंटो था वो स्वयं बोलता था। आपको पता होना चाहिए कि हम भारत में, याद रखना, ड्रैगन के दांत बो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्रैगन के दांत का मतलब ऐसे विषैले दांत जिसके नीचे पड़ जाए तो याद रखिए दोस्तों बच नहीं सकता इंसान। तो जान लीजिए आप लोग। तो इस तरह आप ध्यान से समझते जाइएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट ये है, इसी अधिनियम के तहत, जी हाँ, 1921 ईस्वी में, इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, इसी अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल की, ठीक है, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, स्थापना की गई थी। तो नरेंद्र मंडल किसके लिए बना था दोस्तों? तो देसी रियासतों के एकीकरण, ठीक है, एकीकरण के लिए स्थापित हुआ था ना, एकीकरण के लिए स्थापित हुआ था, याद रखिएगा, एकीकरण के लिए क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है आपका, यहाँ से भी प्रश्न क्या होता है दोस्तों, कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये था 1921 का, जी हाँ दोस्तों, भारत शासन अधिनियम। यहाँ से भी बातें क्लियर हो गई, हर एक पॉइंट को हम लोगों ने समझा। और भारत शासन अधिनियम
1919 के तहत जितनी भी बातें हो सकती थी दोस्तों हमने आपको बताया। अच्छा हाँ, भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा, याद आना बहुत ज़रूरी है। इसी अधिनियम के तहत ठीक है, भारत में जी हाँ दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। क्या? द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। अब देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्था अर्थात द्विसदनात्मक व्यवस्था ना, तो याद रखिएगा एक उच्च सदन था, ठीक है, उच्च, और एक था निम्न। उच्च सदन को जी हाँ भारतीय राज्य परिषद के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्य परिषद के नाम से जाना गया। और जो याद रखिएगा निम्न सदन था उसको क्या कहा जाता था? केंद्रीय विधानसभा। क्या? केंद्रीय विधान सभा के नाम से जाना गया, ठीक है। यही चलकर आगे राज्यसभा कहलाती है और यही आगे चल करके लोकसभा कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह की बातें भी आपके सामने आएंगी, तो यहाँ से भी प्रश्न आप आसानी से दे सकते हैं ना। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, अगर आप सच में अच्छे से इसे पढ़ लें तो यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्नों का क्या हो सकता है, आंसर मिल सकता है। जितने भी प्रश्न हो सकते हैं याद रखना दोस्तों बहुत शानदार है। और राज्य परिषद में अगर हम बात करें तो कुल कितने सदस्य बताए गए थे दोस्तों? 60 सदस्य बताए गए थे। कितने सदस्य बताए गए थे? 60 सदस्य बताए गए थे। जबकि केंद्रीय विधानसभा में कितना? तो 144। यहाँ से भी अगर प्रश्न बनता है तो इसे आसानी से आप दे सकते हैं। आगे चलें दोस्तों, अब लाते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ दोस्तों, पूरे जितने भी अधिनियम थे उनमें से सबसे बड़ा अधिनियम याद रखिएगा, बड़ा अधिनियम है ये। याद रखने वाली बातें हैं, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और याद रखने वाली बातें हैं आदि रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे गुलामी और दास्ता का पत्र कहा है। गुलामी और दास्ता का पत्र कहा है। याद रखिएगा भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? गुलामी और दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। याद रखना दोस्तों, ये जानना चाहिए। अधिकार नहीं लगाया क्या? अधिकार पत्र, जी हाँ दोस्तों, अधिकार पत्र कहा था। आगे देखिए दोस्तों, आखिर इसमें हुआ क्या ये जानिए। जो आप कहानी याद रखिएगा, हमारा संविधान है उसका आधार है ये, हमारे संविधान का, ठीक है, हमारे संविधान का आधार भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 है। कौन है? भारत शासन अधिनियम 1935 है। ये बातें भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से देखिए, आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या हुआ वो तो समझें, ये याद रखिए ना, ये बातें तो हैं। याद रखिए पहला पॉइंट भारत शासन अधिनियम 1935 का। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है,
स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, याद रखने वाली बातें हैं। दूसरा पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को क्या दी गई? स्वायत्तता दी गई इसी अधिनियम के तहत। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? इसी अधिनियम के तहत बर्मा, ठीक है, बर्मा वर्तमान का म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, बर्मा ऐसे लिख लो, वर्मा, इसी अधिनियम के तहत वर्मा पूर्ण रूप से भारत से स्वतंत्र हुआ, भारत से अलग हुआ, ये भी लिख सकते हो, अलग हुआ, ठीक है। कब हुआ? तो याद रखिएगा 1937 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो 1937 में हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा 1937 में। अगला देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या होता है? इसी अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है, स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1935 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगला देखते हैं। इसी अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? की गई थी तो आपको पता होना चाहिए 1937 ईस्वी में। कब की गई थी? 1937 ईस्वी में। यह 1+2 मतलब 3 न्यायाधीश थे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे भैया, मुख्य न्यायाधीश वह कौन थे? तो मैरिस गेवियर जी थे। कौन थे? मैरिस गेवियर जी थे। याद रखिएगा, जो मैरिस गेवियर जी थे वह इसके मुख्य न्यायाधीश थे, तथा जो 2 अन्य न्यायाधीश थे उसमें विलियम पैट्रिक थे। याद रखना, ये जानना चाहिए आपको, विलियम पैट्रिक थे, यहाँ से भी प्रश्न आता है। और दूसरे जो थे दोस्तों वह हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। जी हाँ दोस्तों, हीरालाल जे कानिया थे। और यही क्या होते हैं दोस्तों? इसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? अंतिम मुख्य न्यायाधीश जो बनते हैं वह कौन बनते हैं? हीरालाल जी कानिया बनते हैं। और यह भारत की जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की, दिल्ली में। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया ही थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया ही थे। तो जो संघीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में अंतर है, ये क्या है? संघीय न्यायालय के अगर दोस्तों जो फैसले हैं इससे असंतुष्ट होते थे, तब लंदन में बनी पीवी काउंसिल पर क्या की जा सकती थी दोस्तों? याचिका दायर की जा सकती थी, मतलब अपील की जा सकती थी। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट जो बनी है, अगर इसके निर्णयों से आप खिलाफ मतलब जाते हैं तो कहीं पर भी अपील आप नहीं कर सकते हैं। यह अपील का अंतिम, जी हाँ दोस्तों, पायदान होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके कई बार देखे गए हैं, तो इसको जरूर से जरूर देखिएगा, जानते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसी अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। इसी अधिनियम के तहत एक अखिल
भारतीय, ठीक है, भारतीय संघ की, ठीक है, भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, स्थापना की, जी हाँ दोस्तों, बात कही गई थी, लेकिन क्या था दोस्तों, कही गई थी, लेकिन एक क्या था, वो लगी थी कंडीशन कि अगर देश के राजवाड़े चाहेंगे तभी क्या होगा दोस्तों, अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, वरना नहीं। राजवाड़े नहीं चाहे इसीलिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी, कैंसिल हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली बात क्या है, इसी अधिनियम के तहत एक, ठीक है, एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोल सकते हो, एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे बातें आपकी क्या हैं दोस्तों, सारी बातें मैं एक एक करके समस्त बातें आपकी कर लिया हूँ। अब वैसे यहाँ से प्रश्न एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। यह एक पॉइंट और बच सकता है कि यह अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह अधिनियम 1937 ईस्वी में लागू हुआ था, 1937 ईस्वी में लागू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लागू हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न अगर पूछता है तो आप इसे भी आसानी से दे सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत बड़ी बातें कर ली है, 37 लेकर हर एक पार्ट पर क्या किया दोस्तों, चर्चा किया, हर एक पार्ट पर क्या किया, चर्चा किया। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा क्या दोस्तों, आपका संवैधानिक इतिहास। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला पार्ट जो संविधान सभा से संबंधित, जो भारत शासन अधिनियम, याद रखना दोस्तों, एक तरह से स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी है, क्या लिखी है, जब तक याद रखिएगा दोस्तों, भारत स्वतंत्र जो तो हो ही चुका है, जब तक भारत का अपना संविधान गठित नहीं हो जाता और सरकार नहीं बन जाती है, तब तक भारत की शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन चलेगी। ये बात का उल्लेख सीधा सीधा आपके कहाँ था दोस्तों, स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था। तो इस तरह आप एक एक बातों को देखा, समझा, बहुत अच्छे से नहीं दोस्तों, हमने हर एक पार्ट्स पर बातें की। अगर आपको यह पूरा अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इतने सारे फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, एक साथ मिले हैं और बहुत अच्छे से विस्तार में मिले हैं। नो डाउट हिस्ट्री में अमरेश सर भी आपको शायद पढ़ाएंगे वहाँ पर भी, तो वहाँ से भी और अच्छी अच्छी जानकारी आप एकत्र कर लीजिएगा। मेरे सेशन में जो आपको पॉइंट बनने चाहिए थे वह मैंने एक एक कर लिए हैं और समझाने का भी प्रयास किया है दोस्तों। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप जानते हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था वह हमने हर एक पार्ट पर चर्चा की। फिर अगले पार्ट में हम लोग अच्छे से संविधान सभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज दे दीजिए यहीं पर इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।